दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं कक्षा 10वीं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों परीक्षा से पहले इसको अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहला सवाल देखिए आ गया है अपठित गद्यांश एवं काव्यांश से, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया, मैं एक लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए दिया गया है कि मानव जाति का अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है। तो इसको जो है आप लोग जो है ना अच्छे से जो है ध्यान पर पढ़िएगा, क्योंकि ये सभी जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये गद्यांश भी आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको पढ़कर ही आपको जो है आंसर के जवाब देने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए इसका पहला प्रश्न दिया गया कि मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। दोस्तों किसका योगदान होता है? विवेक और विचारों का योगदान होता है। ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव है, तो इसका क्या हो जाएगा? सद्विचार। ये जो होगा सद्विचार जो है इसका श्रेष्ठता का नींव है, श्रेष्ठता का जड़ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया तीसरा नंबर, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। तो विचारों की पूंजी में शामिल कौन सा नहीं है? तो उत्साह जो है यह विचारों की पूंजी में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है चौथा नंबर की मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है। तो बच्चों ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुविचारों के कारण। कुविचारों के कारण जो है मानव में पाशविक प्रतिभा जागृत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया अपठित काव्यांश से, जिसको आप पढ़िए। तो यहाँ पे दिया गया है कि तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इस तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, पर पोंछता बहते आंसू जी भर कर एक रुलाएगा। नाच रचते से ही आज आ पाता है जीवन में विश्वास नया। कुछ तो इस धरती पर केवल खूब बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में, फिर दुख या खुद ही जल जाते हैं। जो खुद मिटने वाले होते हैं वे रचते इतिहास नया। मंत्र नाश का पढ़ा करे कुछ, द्वार पर जा करके फूल खिलाने वाले रहते हैं, घर घर फूल खिला करते। इस प्रकार से इसका जो है कविता दी गई है, कविता की कुछ पंक्ति दी गई है। इसको आप लोग ध्यान पर पढ़ेंगे और इससे जो प्रश्न पूछेगा उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सृजन का आकाश में क्या आशय है। तो सृजन का आकाश का यहाँ पे क्या आशय दिया गया है, यानी इसका तात्पर्य क्या है बच्चों, ध्यान में रखेंगे। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चिड़िया का नया घोंसला, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर होगा। अगला है चिड़िया अपना घोंसला अपना क्या जोड़कर बनाती है। तिनका तिनका जोड़कर बनाती है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तिनका तिनका लाकर जो है उसे जोड़कर जो अपना घोंसला बनाती है, अपना घर बनाती है। अगला सवाल है कि मानव और दानव में क्या अंतर है। तो मानव और दानव में अंतर है कि मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला है कविता का संदेश क्या है। तो कविता का जो संदेश है वह दोस्तों घर घर में फूल देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। फूल की देखभाल करनी चाहिए। ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि व्यवहारिक व्याकरण से, जिसमें दिया गया चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सकर्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया दोनों हो जाएगी। तो इसके लिए इसका दोनों इसका सटीक आंसर होगा, क्योंकि आसमान में चिड़िया उड़ती है, ठीक है, या चिड़िया आसमान में उड़ती है। अगला सवाल दिया गया है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म का ना हो, वह कौन सी क्रिया होती है। दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि यह जो होगा ना, यहाँ ही अकर्मक क्रिया होगा, ना ही सकर्मक क्रिया, यानी ही दोनों क्रिया होगी। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित होता है, तो जिस वाक्य में क्या होता है उसमें क्रमवाच्य होगा ना, तो ये क्रमवाच्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्रमवाचक का ऑप्शन ही नहीं दिया थी इसका, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया कि उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्या हो नहीं है, तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा। ये क्या है, ऑप्शन नंबर ये जो है दिशा की ओर दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर। अगला सवाल है कि रातहीन रात में विग्रह का समस्त पद क्या होता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रातों रात, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि जिस समास में पहला पद अवयव और प्रधान होता है वह
कौन सा समास होगा? तो वह कौन सा समास होगा बच्चों? ये मैंने आपको बताया था, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक और शेष कौन सा उपवाक होता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, आश्रित उपवाक होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया है राजा का महल राजमहल कौन सा समास है? यानी कि राजा का महल राजमहल, ये कौन सा समास है बच्चों? यह जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है, यह जो है समुच्चय वाक्य का बोध यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा जो है का वाच्य होगा? देखिए बच्चों मैंने आपको कल ही बताया हुआ है कि यह जो होगा ना ये कृत्यवाच्य होगा, क्योंकि बच्चों के द्वारा यहाँ पे गीत जो है गाई जा रही है, बच्चे गीत गा रहे हैं, तो ये हो जाएगा कृत्यवाच्य। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाक्य में कौन सा भेद होगा? तो दोस्तों मजदूरों के द्वारा यहाँ पे जो है कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, यानी कर्ता के द्वारा कर्म यहाँ पे किया जा रहा था, ये कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो गया ना, क्योंकि कर्ता के द्वारा जो है ये कर्म किया जा रहा है, इसलिए दोस्तों कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला सवाल देखिए 19 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा क्योंकि। क्योंकि जो है सॉरी यहाँ पे क्योंकि नहीं होगा, तो ये जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे जो है समुच्चय बोधक अवयव नहीं है, ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, कौन सा वाक्य है? तो ये जो है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, याद रखेंगे सूर्योदय हुआ यानी कि सूरज उगा और उजाला छा गया, ये वाक्य जो है ये संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 21 नंबर दिया गया है कि कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो बच्चों ये हल जो है ये अनेकार्थक है। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल जो है पठित गद्यांश से दी गई, जिसको आप देख सकते हैं, यह जो दिया गया है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये सुभाष देख सकते हैं दिया गया है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, कस्बे में घूमने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जो है प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, क्योंकि मास्टर जो है बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यह दोस्तों यह जो पंक्ति जो ली गई है ना, ये जो है आपका जो है नेताजी का चश्मा, ठीक है, आपका लिया गया नेताजी का चश्मा चैप्टर से जो है ली गई है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो प्रश्न दिया गया है कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई है, तो दिखना आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है प्रतिमा लगी हुई है, तो ऑप्शन 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर दिया है कि हलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उनको लगा कि कैप्टन जो है मर गया है, क्योंकि कैप्टन ही ना जो यानी कि लंगड़ा और अपाहिज था, और वो फिर भी जो है अपनी देशभक्ति को व्यक्त करते हुए मूर्ति को जो है चश्मा लगाया करता था, नेताजी चश्मा मूर्ति के चश्मा लगाता था। तो उस हलदार साहब को ऐसा लग रहा था कि अगर कैप्टन नहीं रहेगा तो वह चश्मा कौन लगाएगा, इसलिए उसको मालूम हुआ, यहाँ पे उसको एहसास हो रहा था कि अगर कैप्टन तो मर गया है तब मूर्ति को चश्मे कौन लगाया, तो इसलिए ऑप्शन दोस्तों 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल जो है 24 नंबर देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है जो कि यहाँ पे दिया गया कि सारे कॉलेज की लड़कियां पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर पर बिठा दूं क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो
कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पंक्ति दी गई है। चलिए इसके रिलेटेड जो सवाल दिया गया उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों दिया गया है कि सारे कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो किस रोब में है। तो किस रोब में है बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया यह जो पंक्ति है यह पंक्ति शीला अग्रवाल के द्वारा लिखित जो है पंक्ति दी गई है, और यह जो है ये किस मन्नू भंडारी जो चैप्टर है ना उससे लिया गया है। और यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर किसका रोब है, तो मन्नू भंडारी का जो है रोब है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मन्नू भंडारी का रोब है। तो ऑप्शन 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि घर पर बैठाने का आग्रह किसने किया, तो किसने किया है, तो यह जो है कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर होगा, कॉलेज के प्रिंसिपल ने। अगला सवाल देखिए 26 नंबर जो है दिया गया, उससे पहले यहाँ पे पठित काव्यांश दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं दिया गया है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाइए कौन पे, उधय नाही परत कही, अवधि उधार आस, आवण की तन मन भी था सही, अब इन जोई संदेशनी सुनी सुनी बिरहानी दही, चाहती हुती गुहारी जिताही उतते धार वही, सूरदास अब धीरे धीरे धैर्य क्यों मर्यादा ना लाही। तो ये जो पंक्ति जो दी गई है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको एक बार जरूर से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए यहाँ पे दिया गया है कि कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया है, तो दोस्तों योग का संदेश भिजवाया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा योग का। ठीक है, इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी, दोस्तों यह हो जाएगा विरह की आग जगी। ठीक है, विरह की आग जगी, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसके लिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक आंसर होगा विरह की आग जगी। अगला दोस्तों यहाँ पे दिया गया प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही का उत्तर चयन करें। तो देखिए दोस्तों ये जो काव्यांश दी गई है ना, आप इसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिला तो आया है प्राचीन काल से। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी संगीतकार जो होता है ना, जो बैक स्टेज पर जो गायक होते हैं, सिंगर होता है, वो जो है मुख्य गायक का जो है किस तरीके से जो है उसके ताल उसके आवाज़ में जो है अपना आवाज़ को मिलाता है, उसको लेकर यहाँ पे दी गई है, और इसके बारे में भी मैंने आपको संक्षेप में बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन दिए गए 28 नंबर देखें, तो यहाँ पे दिया गया है कि किसकी आवाज़ को कमजोर एवं कांपती हुई कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, संगतकार की। ठीक है, क्या हो जाएगा, संगतकार, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि गरज में गुंज मिलाना का क्या अर्थ है, तो गरज में गुंज मिलाने का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों राग मिलाकर साथ देना। क्या हो जाएगा, राग मिलाकर साथ देना। ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों आपका जो है पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसमें 30 नंबर सवाल दिया गया है कि बाल गोविंद भगत के बेटे की क्रियाक्रम में किसने आग दिलाई है। तो किसने आग दिलाई थी बच्चों, तो उसका आंसर जाएगा उसकी पुतहू ने। ठीक है, बाल गोविंद भगत की पुतहू ने, यानी उसके बेटे की पत्नी ने जो है उसको आग दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि फादर बुल्के का किस भाषा में ज़्यादा लगाव था, तो किस भाषा में ज़्यादा लगाव था बच्चों, तो बच्चों इसका आंसर होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, क्योंकि दोस्तों फादर बुल्के जो है उसको जो है सबसे ज़्यादा लगाव हिंदी से था, मातृभाषा हिंदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा हिंदी से। अगला सवाल दिया गया कि बालक वसंत में किस वस्त्र का है। ठीक है, बालक वसंत के लिए वस्त्र क्या है, तो बालक वसंत के लिए जो है किस वस्त्र का है बच्चों, तो इसका आंसर होगा फूल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला है आत्मकथ्य कविता में कवि का क्या नाम है, तो बच्चों इसका कई बार मैंने आपको जिक्र किया हुआ है, कई बार मैंने आपको बताया क्या कि आत्मकथ्य कविता का जो कवि है वो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सटीक आंसर होगा। यहाँ पे देखिए इसको
कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया, दंतुरित मुस्कान कविता के धन्य कौन है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि दंतुरित मुस्कान जो कविता है ना, उसका जो श्रेय है किसको जाता है? उसका श्रेय जो है किसको जाता है? वो लेखक या कवि का नाम नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है, यहाँ पे अतिथि, पिता, बच्चा और उसकी माँ या कवि, इसमें से किसको जाता है? तो बच्चों इसका जो सटीक आंसर होगा ना, तो ये हो जाएगा बच्चा और उसकी माँ को जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 35 नंबर दी गई है कि लेखक कहाँ डरकर छिप रहे थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैया के आंचल में, यानी कि माँ के आंचल में जो है छिप रहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है 36 नंबर की माता का आंचल किस प्रकार का पाठ है? तो यह जो है दोस्तों यह कहानी है। ठीक है, ये क्या होगा? स्टोरी है, कहानी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा। चलिए 37 नंबर दिया गया है कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ बनी हुई थी? तो जॉर्ज पंचम की नाक जो है ये इंडिया गेट के पास बनी हुई थी। ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 38 नंबर दी गई है कि लेखिका के ड्राइवर कम साइड का क्या नाम है? तो ड्राइवर कम साइड का क्या नाम था बच्चों? आपको मैंने पहले बताया हुआ है, क्योंकि उसका नाम था जितेन नारगे। ठीक है, जितेन नारगे। ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो बाल गोविंद भगत के जो है ये एक ही बेटा था, जो कि इकलौता था, जो कि इसको हम कह सकते हैं इकलौता बेटा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सटीक आंसर होगा। ठीक, इकलौता बेटा। अगला सवाल दिया गया कि ज्ञान चक्षु खुलना का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान का होना या ज्ञान होना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा। इस वीडियो में 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको परीक्षा से पहले जरूर रिवीजन कर लें।